COQP 14 CUT PG LLM करने के लिए COQP 14 का एग्जाम बहुत जरूरी होता है। अगर आपका भी सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से LLM करने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम एडवोकेट हर्ष चोटरानी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको CUT PG LLM जो कि आपका COQP 14 एग्जाम है उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कॉलेज क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो आपको पता पड़ जाए। अगर आपके पास एक 3 ईयर LLB डिग्री है या आपके पास एक 5 इयर्स LLB डिग्री है या आप उसके लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपने अपनी LLB कंप्लीट कर रखी है और उसके बाद आप अभी प्रैक्टिस में हैं या कुछ भी कर रहे हो फिर भी आप ये पेपर दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं मिनिमम मार्क्स की तो अगर आप जनरल से हैं तो आप लोगों के पास 50% मतलब आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए आपकी 3 ईयर या 5 इयर्स के LLB में। और अगर आप ST SC के बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को 45% चाहिए। अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती है, तो वैसे तो आपको 15-20 यूनिवर्सिटी इस COQP 14 से मिल सकती है, लेकिन वो 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पीछे सब भागते हैं क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के नाम ही इतने बड़े हैं कि अगर आपके CV के अंदर या आपके साथ उन यूनिवर्सिटीज का टैग लग जाता है कि आपने वहां से LLM कर रखी है तो इस दुनिया के सारे लॉ के बच्चों में से आपका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। ये उन यूनिवर्सिटीज की खासियत है। अब COQP 14 LLM CUT PG LLM एंट्रेंस की तैयारी अगर आप लोगों को भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में करनी हो और एक ऐसे तरीके से करनी हो कि आपका जो LLM का सपना है वो सपना एक ही बार में क्लियर हो जाए, तो हम आप लोगों के लिए बैचेस अब लेके आ चुके हैं। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG PG एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको लॉ एंट्रेंस 5 इयर्स और 3 इयर्स LLB दिख जाएगा। इसके यहां पे आप लोगों को नीचे CUT PG LLM दिख जाएगा। CUT PG LLM के बैचेस अभी चालू होने वाले हैं और आप लोगों के पास ये मौका है कि आप फटाफट से इसके अंदर जुड़ जाएं। स्टार्ट ये 25 जुलाई को होने वाले हैं और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और मेरा कोड HARSH लगा लेते हैं तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ तो मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिल जाएगी जो आने वाले समय में पूरे अगले जब आपके पास एग्जाम तक का टाइम है तब तक मैं आपके साथ हर एक स्टेप पे खड़ा रहूंगा और आपका जो सपना है, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उस पे आप और मैं मिलकर काम करेंगे ताकि जब वो पेपर होगा तब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाके इस फाउंडेशन बैच को खरीद सकते हैं और भूलिएगा नहीं कि कूपन कोड में आप हर्ष लिख देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर दूं तो वहां पे आपको 2 ईयर और 3 ईयर LLM दोनों देखने को मिल जाता है। 2 ईयर LLM और 3 ईयर LLM, 3 ईयर LLM जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी दे रखा है, उसकी कुल 58 सीटें हैं और 2 ईयर LLM की आपको 67 सीट्स मिल जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ये 2 ईयर और 3 ईयर LLM करते हैं क्योंकि उनका जो सपना होता है वो कहीं आगे जाके होता है, उनको जुडिशियल सर्विसेज में जाना होता है या उनको APO पेपर देना होता है या ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट पेपर जिसके अंदर वो LLM भी रिक्वायरमेंट होती है एक। और LLM करने से ना ही आप लोगों की जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ आपकी एक इमेज जो होती है लॉ को नजरिए से देखने की वो और ब्रॉड हो जाती है। फिर आती है हमारी BHU, यहां पे आपको 1 ईयर 2 ईयर LLM प्रोग्राम दिख जाएगा और रिसर्च और लॉ में अगर सबसे अच्छा नाम किसी यूनिवर्सिटीज का है तो वो BHU जैसी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने 40 सीटों के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी रख रखी है, 1 ईयर की मास्टर्स वो देती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करूं तो 2 ईयर
का एलएलएम प्रोग्राम उनके पास है और कुछ 35 सीटें हैं। इसके बाद भी आपको बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी दिखेगी जो आपके सीओक्यूपी 14 के पेपर से आप उसके अंदर एलएलएम की सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं सबके टारगेट की और सबके सपने की, तो कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस में जाना इस इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनका एक सपना होता है। और ये कोई, इस कैंपस में जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस भारत देश के बड़े बड़े वकील, जज या ऐसे लोग जिन्होंने वकालत में अपना नाम सबसे ऊपर कर रखा है, वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं। अगर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ की बात कर लूं, तो वो जो पत्थर जो जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और वो क्राउन जूल जिसको हम कहते हैं सीयूईटी पीजी लॉ का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसका इतना रिच एनवायरनमेंट है लीगल एजुकेशन को लेके कि सबका सपना है। हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ जजेस एंड एडवोकेट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सिटिंग सीजेआई जो आज तक भारत के हैं वो इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्सा थे। साथ ही साथ एक कंपिटिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे भारत का रिफाइंड क्राउड अगर कोई होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू जैसे कॉलेजेस के अंदर जाके वो एलएलएम करता है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं, तो वापस से आपके पास 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो 0 होता है। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और अगर आपका आंसर सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका आंसर गलत है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है -1। 90 मिनट का ये पेपर होता है। इसके बाद आप लोगों के पास एक और चीज है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेन और पेपर टेस्ट नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात कर लूं, तो भारत का संविधान जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इसका एक मेजर पार्ट होता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, ये सारी की सारी चीजें जो आपने अपने 5 साल के या 3 साल की लॉ डिग्री के अंदर पढ़ रखे हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नजरिए से देखना पड़ता है, चाहे वो इमरजेंसी के प्रोविजंस हो, चाहे वो आपका चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स हो, चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, या आप लोगों का पार्ट 1 जो है, जो सिटीजनशिप के ऊपर है। बीच में आ जाऊं तो गवर्नर, फिर उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखनी पड़ती है। और क्रिमिनल के अंदर भी आप लोगों को आपके सिलेबस में आईपीसी, सीआरपीसी दे रखा है, और उसके साथ साथ आपके बीएनएसएस और बीएनएस भी चलेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो सिविल का पार्ट है, जो सीपीसी का पार्ट है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदू लॉ आपको, लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपको देखने मिल जाएगा, सारे के सारे मर्केटाइन लॉ जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी की एक्ट, ये चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जो कोर चीजें हैं, जो आपका भारत का संविधान है और उसके साइड बाय साइड जो हमको पढ़ना चाहिए, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं देख लूं तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जुडिशरी, लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती से शुरू होंगे और पुट्टू स्वामी के केस तक, और अभी भी जब आप अपना पेपर दे रखे होंगे उसके दरमियान भी अगर कोई बहुत बड़ा जजमेंट पास हो जाता है तो वो चीज भी आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगी। और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल ही सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी निकली है कि हाँ, हमको जैसे हमारे पास जजेस के लिए एक जुडिशियल सर्विस एकेडमी है, एडवोकेट्स के लिए भी हमारे को ऐसी एक एकेडमी का प्रस्ताव उन लोगों ने रखा, उसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचने के लिए बोला है। तो ये चीज भी आपके पेपर के अंदर आपको मिल सकती है। अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने सबको परेशान किया है, पर इस सब्जेक्ट की पढ़ने की एक कला है, जो कला आप लोगों को अगर आ गई तो इससे प्यारा सब्जेक्ट आप लोगों के लॉ के ईयर्स में कुछ भी नहीं है।
क्रिमिनल और टॉर्ट्स की बात कर लो तो आपकी बेसिक लाइबिलिटी, आपकी नेग्लिजेंस, डिफेमेशन जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सीआरपी के प्रोसीजर्स, आपके बीएनएस, बीएनएसएस, आपकी एविडेंस एक्ट, ये सारी की सारी चीजें दोनों दे रखी है। पुराना भी दे, अगर आप सीओक्यूपी 14 के सिलेबस में देखेंगे तो आपको सारे के सारे पुराने नाम दे रखे हैं, पर आपको नए को भी साइड बाय साइड लेके पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं छोटी मोटी एग्जाम की साइकिल की बात कर लूं तो नोटिफिकेशंस आप लोगों की दिसंबर में निकलती है, जनवरी का जो समय होता है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मार्च के टाइम पे आप लोगों के एडमिट कार्ड निकल जाते हैं, सिटी इंटीमेशन आपकी निकलना शुरू हो जाती है, और कभी कभी 26-27 मार्च को भी पेपर होता है या अप्रैल की पहली वीक में भी पेपर होता है। इन दोनों के दरमियान में आपका ये पेपर है, पर जो चीज पक्की है वो ये है कि दिसंबर में आप लोगों की साइकिल शुरू हो जाती है और कहीं जाके मई जून तक आपके रिजल्ट और ये सब आ जाते हैं, आपकी कट ऑफ निकल जाती है। अगर मैं 6 महीने का विक्ट्री प्लान आपको बोलूं तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने, 6 से 8 महीने की बात अगर अभी से शुरू करें तो आपके पास समय है, और वो स्टार्टिंग के जो आपके 3-4 महीने होते हैं वो सारी की सारी चीजें जो आप पिछले सालों में पढ़ के आ गए हैं उसका जो बेस है वो बेस आप लोगों को तैयार करना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे पार्ट में, बहुत सारे चैप्टर में चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ आपके एलएलएम के पेपर के लिए जरूरी नहीं है। आपके क्रिमिनल और सिविल के अंदर आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसीजर पढ़ते हैं, पर अगर एफआईआर जरूरी है पढ़ना तो एफआईआर ही आपको पढ़ना चाहिए, और सीपीसी में अगर आपके रेस जुडिकेटा और सब जुडाइज आपको पढ़ना है तो वो ही पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डर नंबर 38, 39, 40 ही पढ़ने हैं तो वो ही पढ़ने पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके ये फाउंडेशन जैसे ही स्ट्रांग हो जाती है तो आप आपके मेजर कोर सब्जेक्ट को एक महीना देते हैं, जिसके अंदर आपके प्रोसीजर लॉ भी आ जाते हैं और आप लोगों के नॉर्मल लॉज जो आपके सिविल और क्रिमिनल के प्रोसीजर लॉज है उसके साथ साथ आपके दूसरे कोर सब्जेक्ट आ जाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बेयर एक्ट। जब तक आपकी बेयर एक्ट की रीडिंग स्ट्रांग नहीं है तब तक आपका एलएलएम का पेपर काम का नहीं है। और सिर्फ बेयर एक्ट से ही नहीं होगा, वो स्पेसिफिक सेक्शन, वो स्पेसिफिक आर्टिकल, वो स्पेसिफिक प्रोसीजर आपके मन के अंदर छप जाने चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। और आखिरी के 2 महीने आपकी जजमेंट, आपके रिवीजन और आपके मॉक्स आपका इस पेपर का कल्याण कर देंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब चीजें? क्योंकि एलएलएम का एंट्रेंस कोई मजाक नहीं होता। एलएलएम वही इंसान करता है जो सीरियस होता है अपने फ्यूचर को लेके। थोड़ा सा और अगर मैं बात कर लूं, अगर आपको इसके बारे में से कुछ पूछना है तो आप मुझे harsh.chotrani@adda247.com पे मेल भी कर सकते हैं। नीचे गूगल फैकल्टी का फॉर्म दे रखा है वो भी। और साथ ही साथ जाते जाते मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि सपने हमारे जुडिशियल सर्विसेज के हों, सपने हमारे किसी भी चीज के हों जिसमें अब समय लग रहा है, 3 साल आपके लोगों के लिए एडवाइजरी पास हो गई है, उस 3 साल में अगर आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होगी तो जब आप बैठने जाओगे उस जुडिशियल सर्विस के इंटरव्यू के अंदर आपको यह चीज बहुत हेल्प करेगी। और ना ही ये आप लोगों जैसे ही अपना एलएलएम का पेपर दे देते हैं और यूजीसी नेट क्लियर कर देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, आप पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। हमने भी अपनी एलएलएम करी थी, हमने भी यूजीसी नेट के पेपर दिए थे। पीएचडी करने के लिए आपको अपनी एलएलएम बहुत जरूरी है। इस दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप चले जाओ तो आपकी एलएलएम बहुत जरूरी हो जाती है। आप लिटिगेशन करने भी जाओ तो दूसरे तमाम बच्चों से ज्यादा आपके ऊपर विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि वो एलएलएम करने वाले इंसान के ऊपर लोगों को भरोसा होता है कि ये इंसान उन सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसके पास वो मास्टर्स डिग्री है। अब वो मास्टर्स डिग्री आप कॉन्स्टिट्यूशन में करो, क्रिमिनल में करो, आईपीआर में करो, किसी भी चीज में करो, वो आपको एक एज देती है आपके करियर के अंदर। तो सीओक्यूपी 14 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से जान सकते हैं कि क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिलेबस, पैटर्न, यूनिवर्सिटीज में आपको बता चुका हूं। इसके बाद भी अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मैं एडवोकेट हर्ष चोटरानी आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूंगा। और मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ जहां पे हम और बातें करेंगे एलएलएम एंट्रेंस को लेके।